अब देखो, फोर्स एंड प्रेशर हम स्टडी कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मींस द टॉपिक एंड दैट इज प्रेशर। ओके, तो प्रेशर का एक आइडिया, एक ओवरव्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दिया था, और उसमें ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई फोर्स लगता है तो जाहिर सी बात है वो फोर्स जितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक फोर्स लगा और ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब उसका प्रेशर कम होगा। वही समझ में आ रहा है? यानी उस फोर्स का इफेक्ट कम लगेगा। लेकिन वही फोर्स है और कम से कम एरिया में, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो ये बार बार जो हम बोल रहे हैं फोर्स का इफेक्ट कम लगेगा, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो इसी को एक छोटे से टर्म में बोल दिया जाता है प्रेशर, कि प्रेशर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक नेल है, ठीक है, तो जो ये पॉइंटेड एंड होता है, ये दीवार पे हम कांटेक्ट में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंटेड एंड का एरिया बहुत कम होगा। तो इसका मतलब आप हल्का सा भी फोर्स लगाओगे इसकी तरफ, यानी कि दूसरे एंड पे, तो उस फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा और ये नेल अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कांटेक्ट कर रहा है सरफेस से, तो इस नेल का, इस ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत कम है। तो कम होने की वजह से ये सारा का सारा फोर्स का इफेक्ट एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, जिससे उसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। तो हम ये कहेंगे कि उसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है। इसी तरीके से अगर इसी नेल को आप उल्टा कर दो, ठीक है, और इस तरफ से अगर आप हैमर से हिट करोगे, तो जाहिर सी बात है जो भी फोर्स लग रहा है वो जितना एरिया अब ये फैल गया है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो कम लगेगा, मतलब हम कहेंगे प्रेशर कम लगेगा। तो यहां से ये हमें पता चला कि प्रेशर नापने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, फोर्स और एरिया। इसी की बात जो है बार बार हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि प्रेशर को, तो प्रेशर को डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। मतलब अगर हमें लिखना हो तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर कैलकुलेट करना। तो यहां से क्या मतलब निकला, यहां से दो मतलब निकला कि प्रेशर is directly proportional to force. Pressure is directly proportional to force। मतलब क्या हो गया कि आप फोर्स को बढ़ाओगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स को घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब प्रेशर फोर्स से कैसे रिलेटेड होता है। वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे एक नेल है, यही सेम नेल है, और उस पर आप बहुत जोर से मारो, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा ना, दीवार में वो नेल और अंदर जाएगी। यस और नो? ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसको हल्के से मारोगे, एकदम हल्के से मारोगे, तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, यानी नेल अंदर कम जाएगी या फिर नहीं जाएगी, यही होगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां से हमने ये सीखा। ठीक है, सेकेंड इंफॉर्मेशन इससे ये मिल रही है कि द प्रेशर इज inversely proportional, inversely proportional
to the area of contact. ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि देखो एरिया नीचे आ रहा फॉर्मूले में, मतलब अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे, या हम ऐसे समझे एरिया के टर्म में, पहले एरिया को, ठीक है, मतलब एरिया आप बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया आप घटाओगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मींस एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसको कहते हैं, मतलब एरिया आप बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने देखा किस केस में, दैट इज इन द केस ऑफ नेल। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर कि सैंड हो, यहां पे बालू हो, ठीक है, ठीक है, और इस बालू पे एक जो आदमी है वो लेट जाए। एक आदमी लेटा हुआ है, ओके, तो ये एक आदमी लेट गया, ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है कि वही बालू है, ठीक है, और ये जो आदमी है ये एक पांव से जो है इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, एक पांव से। ये सिचुएशन ए है और ये सिचुएशन बी है, बहुत सोच समझ के बताना। तो एक पांव से खड़ा है, एक पैर पे उस बालू पे खड़ा है। ये बताओ बालू के अंदर कौन सा आदमी धंसेगा, मतलब अंदर जाएगा, जो एक पैर पे खड़ा है वो, या फिर उसके ऊपर जो लेटा हुआ है वो? दोनों का वेट सेम है, वेट दोनों का सेम है, वेट वही सेम आदमी है। यस, वेरी गुड। यहां पे ये जो बी वाला है इसमें ये अंदर धंस जाएगा। क्यों? देखो वेट, यानी ये जो वजन लगाएगा, तो इसका जो वजन है, वजन मतलब फोर्स, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स। ठीक है, इसका जो वजन है वो सिर्फ इतना एरिया में आएगा। तो एरिया कम हो रहा है तो वो जो फोर्स लग रहा है वो एक जगह कलेक्ट हो रहा है, जिससे उसका इफेक्ट यानी कि प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ये अंदर चला जाएगा। लेकिन वही वजन है, लेकिन इसका एरिया देखो अब फैल गया, यानी वही फोर्स अब फैल गया, यानी एरिया क्या हो रहा है, देखो बढ़ गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये अंदर नहीं जाए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस भी किया था, और इन सारी चीजों को, जैसे नेल वाला एग्जाम्पल मैंने देखा आपसे डिस्कस किया, ठीक है, ये सैंड वाला एग्जाम्पल जो है डिस्कस किया। और जैसे आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, अगर आप देखो उनके बेस पे, यानी जो पिलर्स होते हैं उनके, उन पिलर्स को नीचे से ब्रॉड किया जाता है। देखा है कभी? कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो जाके उसको नोटिस करना, नीचे से उसको चौड़ा करते हैं। देखा है, नोटिस किया है कहीं? क्योंकि ये जो पिलर बेस होता है ये ब्रॉड किया जाता है, चौड़ा। नोटिस किया है कभी, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? हाँ, अब नोटिस करना, तो इसको ब्रॉड क्यों रखते हैं? देखो ब्रॉड करने की वजह से क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो जो ये बिल्डिंग का वजन है, समझ रहे, तो वो एक फोर्स लगाएगी, तो क्या होगा, प्रेशर क्या पड़ेगा, जमीन पे कम पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ब्रॉड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यानी बिल्डिंग होती और सीधा उसके जो पिलर्स होते बस डायरेक्ट ऐसे, लाइक दिस, तो ये क्या होता है, एरिया कम हो गया। अब एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता, जिससे ये बिल्डिंग धंस जाती। पॉइंट समझ में आ रहा है?
ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि लोग घूमने जाते हैं, यानी कि बर्फ, आइस पे, आइस के माउंटेन्स होते हैं, तो वहां पे स्कीइंग करते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा वो पैर में एक स्पेशल चीज पहनते हैं, देखा है, लाइक दिस। और वो नीचे से क्या होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी हुई थी, फैली हुई होती है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हाँ, देखो ये तो स्केट्स होते हैं। ठीक है, स्केट्स इस ऐसे क्यों, क्योंकि यहां पे दूसरा रीजन है, यहां पे स्मूथनेस चाहिए। ठीक है। मैं आइस स्किन की बात कर रहा हूं। हाँ ये, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप गौर से देखो, देखो यहाँ पे देखो, तो देखो ये ब्रॉड है, नीचे से चौड़ा है, इसीलिए चौड़ा इसलिए होता है ताकि चौड़ा होने से ये जो आदमी है, इसका प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, और ये बर्फ में धंसेगा नहीं। ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स को। ठीक है, ट्रैक्टर्स को देखा होगा। ट्रैक्टर्स में क्या होता है, ये जो पीछे वाले टायर होते हैं ये चौड़े होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर ये पतले होंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो धंस जाएंगे मिट्टी में। इसीलिए वो मिट्टी में ना धंसे, तो पीछे वाला टायर का साइज एक तो बड़ा भी होता है ताकि बैलेंसिंग के लिए, दूसरा क्या होता है कि वो चौड़ा होता है जिससे एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम लगता है। ठीक है, तो वो इसीलिए मिट्टी विट्टी में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है। क्लियर। इसी तरह आपने देखा होगा बैग्स में, जो बैकपैक आता है, ये, अब आप इसमें देखोगे कि ये जो स्ट्रेप्स, ये जो ये स्ट्रेप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चौड़े होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जब आप उसको टांगोगे तो अगर उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, आपके कंधे दुख जाएंगे। इसीलिए चौड़े होते हैं ताकि प्रेशर कम लगे और आप देर तक जो है वो टांग सको। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, प्रेशर कम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे फोम भी लगा होता है। और ये जो कनेक्टर होता है, देखो ये जो है ये पतला होता है, तो अगर इसी पतले साइज का पूरे में होगा तो क्या होगा, वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, हमारे कंधे दुख जाएंगे। और कंफर्टेबल करने के लिए यहाँ पे वो फोम लगा देते हैं। फोम से क्या होता है, वो कुशन लाइक होता है और हमें सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह आपके ब्लेड्स या नाइफ होते हैं, वो शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लेड्स या नाइफ जो है वो शार्प नहीं होंगे, ये शार्प किया जाता है क्योंकि शार्प होने से क्या होगा, शार्प होने से क्या होगा, इसका जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा, तो जो आप फोर्स लगाओगे उतनी ही फोर्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। और अगर ये ब्लंट होगा, यानी धार इसकी कम हो जाएगी, तो आपको चीज काटने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़े और चीज कट भी जाए। इसीलिए यहां पे क्या होता है, शार्प एंड्स होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। हाँ, बस 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं नमाज पढ़ के बस आ रहा हूँ, ठीक है, मगरिब की नमाज मैं पढ़ के आ रहा हूँ।
ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम प्रेशर की बात और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट की बात करते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है वो होती है पास्कल, ठीक है। पास्कल या फिर इसको पी ए भी लिखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यानी कि एब्रिविएशन। और 1 पास्कल जो होता है, दूसरी यूनिट्स में बात कर रहा हूं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे, मतलब पास्कल जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि प्रेशर जो है वो 100 पास्कल है, तो इसका मतलब कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वही डिसाइड करता है प्रेशर। ओके, दूसरी यूनिट्स जैसे हो गए, जैसे हमने डिस्कस किया पास्कल जो कि एसआई यूनिट है। अदर यूनिट्स में हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और दूसरे यूनिट्स में बार आता है, बार आता है, ठीक है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर भी आता है, ठीक है, एटीएम दैट इज एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी यूनिट्स भी होती हैं इसकी, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, ठीक है। अब देखो फ्लूइड किसको कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो बह सके, जो फ्लो हो सके। इसीलिए फ्लूइड में जो है गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है, क्योंकि गैस भी बह सकता है और लिक्विड भी बह सकता है। तो गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे, जैसे एक टैंक में पानी रखा हुआ है तो वो पानी उस टैंक पे प्रेशर लगा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि जब एक फ्लूइड रखा होता है कंटेनर में या फिर बलून में आप पानी भर देते हो, ठीक है, या फिर एक टैंक में, हमारे घर में टंकी होती है उसमें पानी भरा होता है, या फिर एयर है, क्योंकि एयर और यानी गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड्स में आते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक है। मींस पहला क्या है कि प्रेशर एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड in a liquid depends on its depth, depends on its depth। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने एक टैंक लिया, ठीक है, और इस टैंक में आपने पानी भर दिया, ठीक है, तो एक फ्लूइड भरा हुआ है टैंक में। अब जाहिर सी बात है ये जो फ्लूइड अंदर है ये टैंक पे प्रेशर लगा रहा है। अब आपने इस टैंक में एक ऊपर जो है वो छेद किया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं, यहां किया
और यहां किया, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो सबसे नीचे वाला होल है उससे पानी तेजी से निकलेगा, ठीक है। जो उससे ऊपर वाला है उससे पानी थोड़ा कम प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। और जो और ऊपर था उससे प्रेशर और कम आएगा पानी का। पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। यानी मैं इसको दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने ये स्टडी किया कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट डेप्थ, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे उसमें नीचे जाओगे, ठीक है, तो प्रेशर जो है फ्लूइड का बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट। इसीलिए टैंक में नीचे जो है, टंकी में नीचे पाइप कनेक्ट होता है, ठीक है। एक तो वजह यह भी है कि पानी जब कम होगा तो देर तक पानी हमें मिल सकता है। दूसरा, नीचे क्या होगा, जब टंकी भरी हुई होगी तो नीचे पाइप होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी देर बाद जब टंकी में पानी कम हो जाएगा तो इसी पॉइंट पे प्रेशर कम लगेगा पहले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पानी कम हो गया है, तो अब इसका वेट भी कम हो जाएगा। अब इसीलिए आपने देखा होगा जब टंकी एकदम नीचे पानी होता है तो क्या पानी जो पाइप से निकलता है वो क्या सेम प्रेशर से निकलता है, तेज आता है? यानी धीरे धीरे जब आप यूज करते हो, टंकी में पानी खत्म होता चला जाता है, तो आप देखते हो टैप में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। देखा है ना? धीरे धीरे पानी आने लगता है तो हम कहते हैं अरे टंकी में पानी खत्म हो गया। ये पॉइंट नोटिस किया है? ये नोटिस किया घर में? हाँ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो फ्लूइड का प्रेशर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, क्लियर? प्रेशर of a liquid is same in all the directions, in all the directions at the same depth, at the same depth। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए ये टैंक है और इसमें आपने पानी भरा, ठीक है। अब क्या किया आपने इधर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 2D यहां पे दिखा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यानी इधर आपने एक छेद किया और दूसरी साइड सेम पॉइंट पे आपने यहां पे छेद किया, इसी तरह यहां पे और इसी तरह यहां पे, ठीक है। मैं इसको और मिनिमाइज कर दे रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है होल जितना पतला होगा तो एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो अब एक ही टैंक है, अब यहां पे ऊपर एक पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, ऊपर और नीचे। लेकिन अगर आप देखें ऊपर एक ही पोजीशन पे दो पॉइंट है, तो इन दोनों होल से अगर मान लो कि पानी इस प्रेशर से आ रहा होगा इस पॉइंट से, तो सेम पोजीशन पे, सेम डेप्थ पे अगर इधर कंटेनर पे आपने पॉइंट प्रेशर बनाया, मतलब होल बनाया है, तो वो भी सेम प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे वाला है, ये वाला होल और ये वाला होल सेम डेप्थ पे है, ठीक है। तो अगर इससे प्रेशर ज्यादा निकलेगा तो सेम प्रेशर इससे भी निकलेगा। पॉइंट समझ में आया? तो यही कह रहा है कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम
in all the directions at the same depth. जैसे मान लो ये तुम्हारा टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। अब सेम पोजीशन पे आपने इधर छेद किया, इधर छेद किया, इधर छेद किया और इधर छेद किया, तो चारों तरफ से जो पानी निकलेगा वो सेम प्रेशर से निकलेगा। यही कह रहा है कि एक डेप्थ पे, अभी हमने पहला वाला पॉइंट क्या समझा था कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ही डेप्थ पे चारों तरफ आपने होल्स किए, तो चारों तरफ जो एक ही डेप्थ पे होल्स हुए हैं उससे सेम प्रेशर से पानी निकलेगा। समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी शेप कैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड on the shape of the container, on the shape of the container, ठीक है, शेप कैसा भी हो, चाहे पतला हो, मोटा हो, चौड़ा हो, आपने लिक्विड इसमें फिलअप किया हुआ है, तो वो प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी सेम। कमिंग टू द फोर्थ वन, और ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो पास्कल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल्स लॉ। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्या कहता है, प्रेशर अप्लाइड to a liquid is transmitted equally in all the directions, equally in all the directions। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाया गया है तो वो हर डायरेक्शन, जैसे एक डेप्थ पे इधर भी प्रेशर सेम है, इधर भी सेम है, तो ये जो प्रेशर लग रहा है ये जो ट्रांसमिट होगा, मतलब प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट, ट्रांसमिट होना मतलब फैलना, तो वो क्या होगा, वो इक्वल, मतलब वो इक्वली चारों तरफ जो है वो फैलेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने प्रेशर लगाया तो इस तरफ जल्दी प्रेशर लगेगा और इस तरफ देर से लगेगा, नहीं, जो प्रेशर लगेगा वो चारों तरफ इक्वल लगेगा, चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, वो इक्वल ट्रांसमिट होगा। दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली, मींस दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि इधर कम लगे, इधर ज्यादा लगे, इधर ज्यादा ट्रांसमिट हो, इधर कम ट्रांसमिट हो, ऐसा नहीं होगा। दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ कहते हैं। जैसे अगर आप बलून भरोगे, कोई बलून आपने भर लिया, पॉइंट को समझना, अब बलून के एक ही डेप्थ पे आप तीन जगह, यानी एक ही पोजीशन पे, मान लो बीच में ये आपने बलून लिया, ठीक है, अब इसी पोजीशन पे यहां छेद कर दिया, ऐसे ही इधर एक छेद कर दिया, एक इधर पीछे की तरफ छेद कर दिया, लेकिन सेम हाइट पे, सेम लेवल पे, ठीक है। तो जब आप प्रेशर लगाओगे, अब उस बलून को जब दबाओगे जिसमें पानी भरा हुआ है, तो आप देखोगे तीनों छेद से जो है पानी जो बाहर आएगा वो सेम प्रेशर से आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रेशर लग रहा है वो तीनों होल्स पे इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, इक्वली फैल रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे हमने बात की फ्लूइड्स की, अब स्पेसिफिकली बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यानी एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर है,
तो वो जो प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मींस द प्रेशर exerted by एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर गैस है और गैस एक फ्लूइड है। ठीक है, तो प्रेशर exerted by एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो? यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम सांस ले पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम, ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। समझ रहे? आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक पीते हो, और उस बॉटल में जो है क्या करते हो, अब पता चला ड्रिंक है और इसमें आप स्ट्रॉ डालते हो, ठीक है, और उस स्ट्रॉ से ड्रिंक को खींचते हो, ठीक है, ड्रिंक को सक करते हो, ठीक है। तो ये क्यों कर पाते हो? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो खींचने में बहुत जो है आपको ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है आसपास, ये इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है कि ये लिक्विड एक तरफ आप उसको खींचते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी चीज को पुल करो, ठीक है, आप अकेले हो तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन आप एक तरफ से खींचो और दूसरी तरफ से धक्का दे, तो आप आसानी से उसको अपनी तरफ खींच सकते हो ना। सेम ऐसे ही आप सक कर रहे हो, मतलब इस लिक्विड को अपनी तरफ खींच रहे हो, एक प्रेशर लगा रहे हो, और एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है जिससे वो इसको ढकेल रहा है, तो जिससे ये लिक्विड बहुत आसानी से आप खींच पाते हो। इसीलिए आपने देखा होगा, आप इसको गौर करना, जैसे लीची के ड्रिंक्स और ऑल ये सब आते हैं, तो आपने उसमें सिर्फ एक परफोरेशन किया, बाकी सब एकदम ब्लॉक है, पैक है, और इसी से आप एकदम पाइप डाल दो कि एकदम वो टाइट हो, मतलब कोई भी एयर स्पेस ना हो, तो आप देखोगे, इसको नोटिस करोगे कि वो लिक्विड जो होगा, वो जो लिक्विड जो लीची ड्रिंक क्या होगा, वो पीने में आपको डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। कभी ये हुआ है आपके साथ? अगर नहीं हुआ है तो इसको करना। हुआ है कभी? हाँ, तो इसको देखना, ठीक है। मतलब लीची लेना, लीची वाला जो होता है ना जिसमें परफोरेशन आसानी से हो जाता है, मैंने कह रहा ठंडी पीना, और उसमें एक बस होल छोटा सा करना और उससे स्ट्रॉ पास करना ताकि एकदम टाइटली हो जाए, तब खींचना, और उसके बाद आप क्या करना, दूसरा एक होल कर देना, उसके बाद खींचना। तो आप देखोगे कि जब दूसरा होल कर दोगे तो ये जो लिक्विड है जो आप ड्रिंक पी रहे हो, बहुत आसानी से आप खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरा छेद करने से एयर अंदर गई है, जो जिसने प्रेशर लगाया है, जिससे ये लिक्विड आपके, आप जो सक कर रहे हो वो आपके माउथ में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हमारे डेली लाइफ में जो है ये रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके। नाउ एक डिवाइस होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, और उसको हम कहते हैं सिंपल बैरोमीटर, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, या फिर इसको बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, मतलब इसमें मरकरी होती है और वो प्रेशर से जो है वो ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। मरकरी का लेवल अप होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ प्रेशर लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लेके आता है, तो जब मरीज का ब्लड प्रेशर लेता है, ब्लड प्रेशर देखो यहाँ पे टर्म आ रहा है ब्लड प्रेशर, मतलब प्रेशर जो ब्लड लगाता है हमारे वेन्स और आर्टरीज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि वो क्या करता है, पंप करता है। तो देखो जैसे ही पंप करता है, जैसे ही पंप करता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो है वो मरकरी ऊपर बढ़ती है, देखा है?
हाँ, अच्छा, किसी का ब्लड प्रेशर डॉक्टर को देखा नहीं मेजर करते हुए? तो बहुत कॉमन है, कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को दिखा, हाँ, तो आपने देखा होगा कि जब वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो जो वो डिवाइस स्टेथो सॉरी स्फिग्मोमैनोमीटर अपने साथ लेके आता है, साथ में स्टेथोस्कोप भी होता है। तो यहाँ पे होता है जब वो प्रेशर लगाता है, मरीज के ऊपर बैंड बांधता है, फिर प्रेशर लगाता है, तो यहाँ पे मरकरी होती कॉलम में जो राइज करती है। तो बेसिकली वो जो प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये मरकरी आगे बढ़ती है, जो ये इंडिकेट करती है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से मरकरी बैरोमीटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रेशर क्या है। ठीक है, दूसरा मरकरी बैरोमीटर होता है फोर्टिन्स बैरोमीटर। एक होता है सिंपल बैरोमीटर, ठीक है, एक होता है फोर्टिन्स बैरोमीटर। फोर्टिन्स साइंटिस्ट नेम है, बैरोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है एनेरॉइड बैरोमीटर। एनारॉइड बैरोमीटर। ठीक है, तो ये डिवाइसेस होते हैं जो प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि यहां पे प्रेशर को हमने स्टडी किया, और ये जो प्रेशर होता है बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेली लाइफ में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पहाड़ पे जाते हैं, या कभी आप एक्सपीरियंस करो या अपने फ्रेंड से डिस्कस करना, कि जब पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं लोग, ठीक है, बर्फ के पहाड़ पे या ऐसे पहाड़ पे, तो ऊंचाई पे जाते हैं तो उनके नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, या प्लेन में बैठते हैं तो प्रेशर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे बहुत कम होता है, तो कभी कभी क्योंकि प्लेन कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो प्रेशर अंदर मेंटेन रहता है, बट क्योंकि जहाज पे फर्क तो पड़ता ही है, इसीलिए या पहाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर, नीचे प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमें पता है जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो ऊपर प्रेशर क्या होता है, पहाड़ पे जितना ऊंचा आप जाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। समझ रहे, वेसल्स फट जाती हैं, कैपिलरीज सॉरी फट जाती हैं, जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि प्रेशर चेंज होने की वजह से। पॉइंट समझ में आया? और वही हम यहां पे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही, देखो ब्लीडिंग नहीं होने दे रहा है, और वही आप ऊपर चले जाओगे, पहाड़ पे ऊंचाई पे चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, तो नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है लेकिन आता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर गया है तो बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो अंदर का जो प्रेशर है वो कैपिलरीज को बर्स्ट कर देता है, यानी बॉडी के अंदर हमारे जो प्रेशर होता है वो कैपिलरीज को क्या करता है, बर्स्ट कर देता है। पॉइंट समझ में आया? तो अगर कोई पूछे, कोई कोई माउंटेनियर है या पहाड़ पे जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा, तो उसके नाक से खून आना क्यों शुरू हो जाता है, तो उसका आंसर है क्योंकि जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और तो हमारे अंदर का जो प्रेशर है, बॉडी का जो प्रेशर होता है, बॉडी प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या होगा कि वो जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट कर जाती है, कैपिलरीज जो होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल टेस्ट दे रहे हो ना? ओके, तो कल टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद अब सीधा मंडे में मुलाकात होगी। ठीक है, मंडे में हम मैथ्स को स्टडी करेंगे, ओके, और उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो आज क्विज जाएगा, क्विज अटेंड कीजिएगा, आज ही के टॉपिक्स के ऊपर वो क्विज होगा। ओके, जस्ट वेट, लेट मी टेक द अटेंडेंस।